हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अच्छा, लास्ट आप सभी का एक कंसर्न था कि आपको क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। हमने क्लास 12 को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब चूंकि हमने एक दो लेक्चर्स कर लिए हैं, 8 लेक्चर्स हैं, उसे हम कर लेते हैं। टोटल 8 चैप्टर्स इस क्लास में है। तो ये वन पार्ट आज की आपकी क्लास का टॉपिक होगा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, है ना, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट करने के बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं होगी जो कि इससे इंटरलिंकिंग हो, या फिर इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको उस 11 की किताब की जरूरत हो। तो इंडिपेंडेंट चीजें हैं इसमें, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, तो परेशान नहीं होना है। क्लास 11 का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है वो आपका फ्रेंड्स कवर कराया जाएगा इसके बाद, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो आपका चैप्टर्स है, ये टेलीग्राम चैनल है। बहुत से बच्चों को पीडीएफ एंड बाकी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कहाँ पीडीएफ है, कब क्लास है, कौन सी क्लास है, वो सारी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो बारकोड को इसको स्कैन कर ले, इस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। मंजू यूपीएससी वाला, पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसको आप ज्वाइन कर ले। यहां से आपको जो पीडीएफ और सारी इंफॉर्मेशन है वह मिल जाएगी। तो देखो, अभी तक हमने बात की थी लास्ट, टोटल इस पे 8 चैप्टर है। ध्यान से देखो, टोटल 8 चैप्टर्स है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, challenges to and restoration of the Congress system, the crisis of a democratic order, regional aspirations and recent development in Indian politics। शुरुआत हो गई आप सिंस इंडिपेंडेंस वाली, मतलब पूरी जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति उसे समझता है। शुरुआत हमारी हुई थी कि कितने चैलेंजेस थे हमारे सामने। बेसिकली देखो, अगर देखोगे ना तो ये 8 चैप्टर्स है। और अगर आप क्लास 12 के बच्चों को ये सोचने दो कि 8 चैप्टर्स है, आप ये सोचो कि ये एक ही चैप्टर है, एक ही पूरा सीन है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया कि 1950 1960 के बाद से अभी तक की जो पॉलिटिक्स है उसका क्या दौर रहा, क्या उसमें चेंजेस रहे, आपको बताना आना चाहिए, है ना। तो आपके लिए सेपरेट चैप्टर नहीं है, अलग अलग क्लासेस में मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हमें चीज़ों को एकदम साथ में इंटरलिंक करते हुए पढ़ना है। सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि आपको कुछ नेशन बिल्डिंग के लिए, जब शुरुआत में देश इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, और उसके सामने तुरंत क्या ऐसे इमीडिएट चैलेंजेस थे जो उसको सॉर्ट करने थे, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी। जैसे हमने प्रिंसली स्टेट की बात की, यूनिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, फर्स्ट प्रेफरेंस था। और भी हमने क्या क्या चीज़ें देखी, पार्टीशन देखा, पार्टीशन के क्या कंसिक्वेंसेस थे, क्या उसके रीजंस थे, उन सभी की हमने बात की, है ना। तो फाइनली हमने उन चैलेंजेस में जो हमारे इमीडिएट चैलेंजेस थे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट और ये सारी चीज़ें, उसकी हमने बात कर ली। अब आगे हम चलेंगे। अब एक ऐसा दौर आया कि जब स्टार्टिंग के आपके 3 जनरल इलेक्शंस थे, उन 3 जनरल इलेक्शंस में जो है वह एक ही पार्टी का दबदबा रहा, दैट इज कांग्रेस, एंड पॉपुलर नोन एज कांग्रेस बट इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। जिसके पास फ्रीडम स्ट्रगल, जिसके पास इंडियन मूवमेंट जो रहे उसकी एक लेगेसी थी, उसका एक हम कह सकते हैं एक विरासत प्राप्त थी। तो वो बड़ी पॉपुलर सी पार्टी थी। और जो भी हमारे पॉपुलर कैरिज्मेटिक जो नेता थे, जो भी लीडर्स थे, वो इसमें शामिल थे। तो हमारा ध्यान इसी की तरफ बना। एक ऐसा दौर था ये जब कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वह बना रहा। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिया में एक काइंड ऑफ टाइप हुआ कि नहीं, केवल वन पार्टी डोमिनेंस का जो एक एरा था, एक दौर था, केवल इंडिया में था। अगर हम मैनी कंट्रीज की अगर हम बात करें, चाइना की बात करें, क्यूबा की बात करें, सीरिया की बात करें, और भी कई इस तरह की कंट्रीज है जहां पर एक ऐसा ये जो दौर है वह देखा गया। बेसिकली इस चैप्टर में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये दौर क्या था, कैसा था, ठीक है। लेकिन उसके पहले चलिए मैं आपको 2-3 मिनट में जल्दी से बता देती हूँ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में आपने लास्ट क्या पढ़ा था। जिन बच्चों ने शुरू नहीं किया, लास्ट चैप्टर जाके देखो और इसको पूरा एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कर लेना है। 5-10 मिनट कोशिश कर लो कि आप मेरी ये 1-2 मिनट की बात सुनने के बाद लेक्चर को जल्दी से रिवाइज कर लो, एक बार पेज पलट लो, देन फिर चैप्टर 2 को शुरू करो। ये एक सही तरीका है ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपका होके रह जाए, है ना। चलिए, सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में सबसे फर्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे जो हमें निकलना था, जिससे हमें, ठीक है, उसकी हमने बात की। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन की हमने बात की कि कैसे पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ,
स्वतंत्रता के पहले हमें क्या मिला, पहले पार्टीशन देन फ्रीडम, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की हमने बात की कि कितने लाख लोग जो हैं वह यहाँ पर जो कम्युनल वायलेंस हुआ दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ जो कम्युनल वायलेंस हुआ, कितने सारे लोग, लगभग 10 लाख लोग जो है वह दोनों तरफ उनकी किलिंग्स की गई, और वो टारगेट करने का उनका ग्राउंड बेसिस क्या था, रिलीजन, कम्युनिटी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की कि लोग अपना घर बार छोड़कर जबरदस्ती अपने ही घर में बैठे बैठे रातों रात जो है वह 14-15 अगस्त की रात में विदेशी बन गए, ठीक है। तो यहां पर क्या, एक अनवेलकम, एक अलाई एलियंस की तरह उनको देखा जाने लगा, तो रिफ्यूजीज बन गए वो। ऐसे लोग लगभग 80 लाख लोग, शरणार्थी जो है, रिफ्यूजीज जो है, उनकी समस्या उत्पन्न हो गई। कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन की हमने बात की कि हर एक चीज, टाइपराइटर, कुर्सियां एंड पुलिस जो इक्विपमेंट्स, जो चीजें यूज कर रही थी, उसका भी डिवीजन, उसका भी जो विभाजन है वह किया गया, बट क्या नहीं किया जा सका, लोगों का विभाजन नहीं किया जा सका। लोगों को पीसफुल तरीके से उनका जो अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था वो उनका ना हो सका, वो ट्रांसफर इतने गंदे, इतने इतने हिंसक तरीके से हुआ, इतनी किलिंग्स हुई कि एक हिस्ट्री में, एक वन ऑफ द, हम कह सकते थे कि इतिहास में जितनी भी अभी तक की घटनाएं हुई थी उसमें एक बड़ा ही, एक दर्दनाक कह सकते घटना थी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो देसी रियासतें 565 थी, कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाए इंडियन यूनियन में। बहुत सारी तो पहले ही भारतीय संघ में विलय होंगी, जिन्होंने परेशान किया। कश्मीर की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, हैदराबाद है, तामनकोट है, मणिपुर है, उनको जो है वह डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के द्वारा जो है वह मर्ज कराया गया। आखिरकार वह मर्ज हो गए, अलाइन हो गए इंडिया के साथ, भारतीय संघ में शामिल हो गए, और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, बहुत ही स्किलफुल तरीके का एक जो परसुएशन था वह किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। ये हमने देखा। एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी उनको ड्राइंग करना, रिड्राइंग करना एक बड़ा चैलेंज था, और इसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेस पर जो स्टेट है वह दिया जाए, चूंकि कांग्रेस गलती कर चुकी थी। एक अधिवेशन में कांग्रेस जो है वह बिफोर, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें उसके पहले एक वादा कर चुकी थी कि हम लिंग्विस्टिक बेस पर जो स्टेट है वह देंगे, और बाद में खुद ये परेशानी बन गई जब आंध्र का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश जब अस्तित्व में आया, और उसका जो आधार था, उसका जो बेस था, वो क्या था, भाषा, है ना। और लिंग्विस्टिक बेस के बाद बाकी जो राज्य थे वह भी मांगने लगे। इसके बाद चाहे बॉम्बे की बात करें, और भी कई ऐसे स्टेट थे जिनका डिवीजन हुआ, ठीक है। और फजल अली आयोग बना, उसने रिकमेंड किया कि इतने केंद्र इतने बने। यहां तक हम आ गए, यहां तक हम आ चुके थे। अब इसके आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर में, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में देखो, सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब तक इंटरिम गवर्नमेंट वर्क कर रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह वर्क कर रही है, बट अब कैसे हम एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको इंस्टॉल करें, डेमोक्रेटिकली जो फंक्शंस है, डेमोक्रेटिकली जो सिस्टम है उसको कैसे इंस्टॉल करें। फर्स्ट चैलेंज हमारे सामने ये था। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, मतलब हमने उन चैलेंजेस से निपट लिया। अब उन चैलेंजेस से निपटने के बाद स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या चैलेंज था, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। challenges of challenges of building democracy, कि आखिर आप लोकतंत्र की जो स्थापना है वह कैसे करेंगे। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित कैसे करेंगे। एक ऐसी सरकार को सबसे पहले चुना जा रहा, देश के बाद 200 वर्षों की लगभग गुलामी के बाद, उपनिवेश बनने के बाद, एक कॉलोनियल जो सिस्टम डेवलपमेंट था, कैसे अब हम उससे डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखो, आजाद होना दूसरी बात है, ठीक है, और इससे डिफरेंट एक सिस्टम है कि आप पूरा वो सिस्टम जो है वह बना लें। तो चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ये हमारे सामने फर्स्ट चैलेंज था, और इसमें हम देखेंगे कि ये जो पूरा दौर रहा, स्टार्टिंग के हम 3 जनरल इलेक्शंस की बात करेंगे, 52 की, 57 की, है ना, 62 की। ये जो जनरल इलेक्शंस थे, इसमें एक पार्टी का जो डोमिनेंस है वह देखा गया। हम उसको समझेंगे, उसका नेचर समझेंगे कि आखिर क्यों ऐसा था, ठीक है। चलिए, सो कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट, कांग्रेस dominance in
फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन, फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस, पहले 3 आम चुनाव में जो डोमिनेंस था कांग्रेस का, और इसमें 2 बातों को हमें पढ़ना है, ठीक है, कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस जो है वह कैसा था, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, नेचर ऑफ जो कांग्रेस डोमिनेंस था, ठीक है, वह क्या था, कैसा था, एंड कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, उसकी हम बात करेंगे। कांग्रेस एज अ सामाजिक एंड विचारधारात्मक गठबंधन एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमें इसमें लास्ट बात करनी है इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, emergence of opposition parties। विपक्षी दलों का जो उद्भव है, जो एमरजेंस है, वह कैसे हुआ, है ना, विपक्षी दलों का जो उद्भव है वह कैसे हुआ, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी के। क्लियर, तो ये है आपका सो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस करा था द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कवर्ड इन द लास्ट चैप्टर एंड वाज अकम्पनीड बाय द चैलेंजेस ऑफ इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना। हमने लोकतांत्रिक राजनीति का जो एक ऑप्शन है, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, हमने उसको चूज करा था। इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज बिगन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स और भी इस तरह के जो सिस्टम था उसको एक्नॉलेज करना, उसको करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम था। सो हम यहाँ पर बात करेंगे, वी लुक एट द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कैसे जो है हमने इस सिस्टम को डेवलप किया कि निष्पक्ष और जो स्वतंत्र चुनाव है वह किए जा सके इस देश में। जब फर्स्ट इलेक्शंस 1951 में होने थे, बट 2 टाइम्स जो है वह पोस्टपोन हुए एंड फाइनली हेल्ड 1952, है ना। सो 1951-52 में लास्ट में कुछ हुए, बट उसे 1952 का इलेक्शंस ही कहा जाता है। सो बेसिकली ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि जो हम कहें कि बहुत ज़्यादा इलिटरेट जो कंट्रीज थे वह भी एक साथ सभी लोगों को नहीं दे पाए थे। 1935 तक हम देखेंगे, 1935 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत 1930, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप पढ़ते हैं, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन के कि 1935 के एक्ट तक 10% लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था एंड बेसिस ऑन टैक्स एंड उनके पास कितना संपत्ति है उस प्रॉपर्टी के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डायरेक्ट अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और विश्व में इस बात का बड़ा ही हंसी मजाक उड़ाया गया कि देखो अनपढ़ और अशिक्षित अनपढ़ जो लोग हैं इनकी अब एक बेहूदगी देखो, लोकतंत्र की बेहूदगी देखो, वोटिंग की बेहूदगी देखो। समझ रहे हैं आप, इस बात को कहा गया, मजाक उड़ाया गया कि ये चुनाव कराएंगे, काइंड ऑफ। So the domination of the Congress party in the years immediately after independence, इसको हम समझेंगे the emergence of opposition party and their policies। क्या उसकी पॉलिसीज रही, पॉलिसीज की चर्चा वैसे इसमें है नहीं, पॉलिसीज की चर्चा हम आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो emergence of जो अपोजिशन पार्टीज है वह कैसे रहा कि शुरुआत में कांग्रेस के अंदर ही सब है, लेकिन आगे धीरे धीरे कैसे कांग्रेस से सेपरेट होकर अलग जो अपनी पार्टीज है वह बनाने लगे। सो सबसे फर्स्ट है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। So you have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born, कि किन कठिन परिस्थितियों में देश आजाद हुआ, हम परिचित हो गए चैप्टर नंबर 1 से। यू हैव रीड अबाउट द सीरियस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंट द कंट्री राइट इन द बिगिनिंग एंड फेस विद सच सीरियस चैलेंजेस लीडर इन मैनी अदर कंट्रीज इन द ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड दैट देयर कंट्री कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। केवल इंडिया का नहीं बच्चों, जो भी ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री थे जो हाल फिलहाल के समय में स्वतंत्र हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, उन सभी के सामने बहुत सीरियस चैलेंजेस थे और वो इस चीज को भी समझ गए थे कि हम डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने कहीं पर
ऑटोक्रेसी, तो कहीं पर नॉमिनल सा डेमोक्रेसी, कहीं पर जो आर्मी कंट्रोल है। तो इस तरीके से पूरे विश्व में जो चीजें हैं वह हुई, और इंडिया के जो कंडीशंस थे वो कोई बहुत ज्यादा हटके नहीं थे, है ना। सो यहाँ पर एंड दैट दे से दैट नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें चाहिए कि हम नेशनल यूनिटी स्टैब्लिश करें, ताकि जो देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ है उसके अंदर एक यूनिटी डेवलप की जा सके। डिफरेंट डिफरेंट जो डाइवर्स इतना ग्रुप है, डाइवर्स जो पॉपुलेशन है वह साथ में रह सके, उनके बीच में एक कंसेंसस बना रहे, एक सहमति बना रहे, स्पेशली कुछ ऐसे मूल्यों पर कि वह सोसाइटी में साथ में सर्वाइव कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम इज कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति को वोटिंग राइट देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, तो ऐसे में डिफरेंसेस और कंफ्लिक्ट्स ज्यादा आएंगे। यूनिटी का हमारा जो एक मेन और फर्स्ट प्रायोरिटी था वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। ये उन देशों का मानना था जिन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से आगे स्वतंत्रता के बाद कैरी ऑन किया, कंटिन्यू किया। सो दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड देयरफॉर मैनी ऑफ द कंट्री दैट गेन फ्रीडम फ्रॉम colonialism and experience नॉन डेमोक्रेटिक रूल। नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो है, अब देखो बहुत वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी है, बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, है ना, वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। ये तीन तरीके ऐसे हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके में मैनी ऑफ जो कंट्रीज है उन्होंने अपना लिया है, एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीका, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस नेशनल यूनिटी है, डेमोक्रेसी जो है वह किस चीज को इमर्ज करेगा, डेमोक्रेसी से क्या आएगा, डेमोक्रेसी से जो है वह डिफरेंसेस आएंगे एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ठीक है। सो नॉन डेमोक्रेटिक। अच्छा, एक बात और ये थी कि अगर एक बार एक व्यवस्था ने पैर जमा लिए तो उसको हटा पाना बड़ा ही मुश्किल काम था। हम जिस सिस्टम में ढल चुके हैं, हम उस सिस्टम से निकलकर कोई और सिस्टम बहुत सक्सेसफुली किसी नए चीज को अडॉप्ट करना, एक छोटी सी हैबिट को अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कहते हैं कि मतलब जो बेसिकली प्रकृति का नियम है बदलना, बदलाव, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है आप अपनी लाइफस्टाइल में, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपका वे ऑफ लिविंग है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी, 1% चेंज करने की कोशिश करना। केवल एक बहुत छोटी सी हैबिट को, कि आपको लगे कि नहीं मैं ठंडा पानी पी रही हूँ, मैं गर्म पानी पीने की कोशिश करती हूँ। बहुत छोटी सी हैबिट आप चेंज करिए। मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया जो आप सब रिलेट कर सकते हैं। इतनी छोटी सी हैबिट को चेंज करने में आपको लगेगा कि बड़ा ही मुश्किल काम है ना, बड़ा ही एक मेहनत एक्सरसाइज आपको लगेगी। अब सोचो एक छोटी सी एक्सरसाइज की, आप सोचते हैं साल भर न्यू ईयर आ जाएगा, आप बहुत सारे अपने लिए जो ड्रीम्स है, बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं आप अपनाएंगे, और ऐसे में कहीं मैं 4 बजे सोच के पढ़ाई करूंगा, लेकिन वो 4 बजे से उठना, वो आपको लगता है जैन में कि हम चलो फरवरी तक आते आते ठीक है 6 बजे उठ जाएंगे, फिर 8 बजे उठ जाएंगे, ये चलता रहता है। तो हम एक छोटा सा बदलाव नहीं कर पाते, और अब इस पूरे देश के लिए पूरे सिस्टम को बदलना बड़ा ही मुश्किल काम था। इसलिए इंडिया ने जो तरीका अपनाया, नॉन डेमोक्रेटिक तो नहीं अपनाया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम। देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949, और इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में हीरो वर्शिप जो है ना, हीरो वर्शिप मतलब नायक पूजा, किसी एक व्यक्ति को नायक बना लेना, उसकी पूजा करना। तो किसी एक व्यक्ति के लिए जो ये हीरो वर्शिप है, नायक पूजा कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि अदर कंट्री से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। किसी और देश में इतना ज्यादा ये नहीं मिलेगा हीरो वर्शिप जितना इंडिया में मिल जाता है, कि हमने एक व्यक्ति को भगवान बना लिया। और ये क्या है, ये हमें पतन की तरफ ले जाता है, राजनीति में पतन की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको याद रखना है कि ये जो है वह डिग्रेडेट करेगा, है ना, एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप जो है वह लेकर आएगा, तानाशाही व्यवस्था जो है वह लेकर आएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है। चलो आओ, तो पहला जो है हम देखते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अच्छा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग नहीं, आपका फर्स्ट इसमें होगा चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी।
चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हमने देख लिया कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ है ना, उसके सामने इंडिपेंडेंट इंडिया कितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, है ना। और ऐसे में डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, और ऐसे में हम देखेंगे कि ये जो सीरियस चैलेंज थे, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज को क्या लग रहा था कि वो जो डेमोक्रेसीज हैं, सीरियस चैलेंजेस, और इन सीरियस चैलेंजेस में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, could not afford to have democracy, could not afford to have democracy. And why? Because of priority क्या है, because of priority थी nation unity, because of priority थी nation unity, and democracy introduce differences. हर एक व्यक्ति को बोलने का अगर अधिकार दिया गया तो सबके एक जैसी तो कंसेंसस, एक जैसी आइडियोलॉजी तो हो नहीं सकती। सो डिफरेंसेस एंड जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में हम किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज कर सके, ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा टास्क था। अब देखो सेकंड हम इसमें देखा कि जो भी कंट्रीज इस तरह से फ्री हुए, है ना, उनके सामने नॉन डेमोक्रेटिक जो तरीका था वह क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था, इसमें काइंड ऑफ हम ऑटोक्रेसी की बात कर लें। ठीक है, काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी की बात करें, काइंड ऑफ आर्मी रूल की बात करें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो कि ये बताते हैं कि किस तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक जो देश है वह अपने यहाँ चल रहे थे, या फिर हम नॉमिनल डेमोक्रेसी की बात करें, नॉमिनल डेमोक्रेसी। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे। सो नेक्स्ट वन इज, ये जो पैराग्राफ हम फर्स्ट पढ़ चुके, ठीक है, उसका समरी हो गया। नोट्स बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप 1/5 जो रूल है इसको फॉलो कर सकें। नोट्स बनाने के लिए 1/5 रूल, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए, ठीक है, ये पूरा पेज है एंड इस पूरे पेज में आई थिंक मुझे लगता है 250 या 300 अगर मान लीजिए वर्ड्स हैं, है ना, तब आप इसमें कितना लिख पाए, कितना लिखेंगे? क्या आपको रिराइट करना है नोट्स में? नहीं, रिराइट नहीं करना है। सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं लिखने, हमें लिखने होते कीवर्ड्स, जैसे कि हम लिख रहे हैं। तो ये नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। आप 1/5 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 5वां भाग जो है वह लिखे। अगर 100 वर्ड्स हैं, आप इसको, ठीक है, आप इसको 20 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, तो दैट इज कॉल्ड 1/5 रूल, जो आप नोट्स मेकिंग के लिए अपने इनिशियल बेसिस, मतलब स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो पूरे विश्व की बात भी हो गई साथ साथ में। अब चूंकि इंडिया का जो कंसर्न था यह क्या था कि हम बहुत डीपली, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल वाज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डीपली committed to the idea of democracy to the idea of democracy, कि नहीं, हम तो जो है वह डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, लोकतंत्र को अपनाएंगे,
और ये जो लोकतंत्र को अपनाना था ना, ये हमारी बहुत गहरी प्रतिबद्धता थी। क्या जानते हो कब से? जब फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट जो है वह चल रहे थे, उस वक्त हम सबकी एक सहमति कुछ बातों पर थी। उसमें से एक पॉइंट ये था कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होना चाहिए जहां पर लोगों की सुनी जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय में, उस कॉलोनियल पीरियड में, लोगों के मन में ये डर बैठ चुका था कि अगर गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर रहेगी तो वह सप्रेस करेगी। सो नेक्स्ट इज कि अब पॉलिटिक्स, राजनीति तो करनी पड़ेगी ना, बट पॉलिटिक्स के दो रूप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम राजनीतिक व्यवस्था को अपनाएंगे तो इसके दो रूप होते हैं ना। बहुत से लोगों का मानना है कि ये नेगेटिव है, पॉलिटिक्स करना जो है वह प्रॉब्लम है, और इसी कारण गांधी जी ने ये कहा था कि अब कांग्रेस को एक तरह से भंग कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस था दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया, वो कंप्लीट हो चुका है, वो फुलफिल हो चुका है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि किसने कहा था कि अब कांग्रेस को भंग करने का समय आ गया, कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था। क्यों कहा था? कि अब जो है वह कांग्रेस राजनीति करेगी, और राजनीति अच्छी चीज नहीं है। तो यहां पर क्या है कि पॉलिटिक्स जो है, बट हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं था। तो अगर ये नेगेटिव है, एज अ प्रॉब्लम है, बट हमने इसको पॉजिटिव और हमने इसको सॉल्यूशन के रूप में देखा। हमने किस चीज को अपनाया? हमने पॉलिटिक्स को अपनाया, हमने राजनीति को अपनाया, और हमने राजनीति का जो रूप था हमने एज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे? गवर्न एंड रेगुलेट सोसाइटी। सॉल्यूशन क्यों? बिकॉज ऑफ गवर्न एंड रेगुलेट सोसाइटी। ठीक है, समाज को शासित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, एंड जो डाइवर्स ग्रुप हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराने के लिए, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराना। ठीक है, इसके लिए हमने किस तरीके को चुना? राजनीति के साथ साथ हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो तरीका है वह अपनाया, कि लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। राजनीति में भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो तरीका है वह हमने चुना। ठीक है, परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो लोगों का हित है, ठीक है, जनहित जो है, इसके लिए काम करेगा। तो हमने पॉलिटिक्स को एज अ सॉल्यूशन देखा। शुरुआत की बात हो गई कि बहुत सारे कंट्री जो आज़ाद हुए थे उनके सामने इतने चैलेंजेस थे कि अगर प्रायोरिटी है आपकी नेशन यूनिटी, तो आपको डेमोक्रेसी जो है वह नेगेटिव एक सेंस दे रहा था, और ऐसे में नॉन डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो काइंड ऑफ वहाँ पर स्टैब्लिश हो गया था। और इसमें जैसे कि ऑटोक्रेसी है, आर्मी रूल है, या नॉमिनल डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन इंडिया चूंकि डीपली कमिटेड था किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हमने जो तरीका चुना दैट इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। किताब के साइड में बच्चों लिख लिया कीजिए, हिंदी वाले इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश वाले हिंदी में लिख लो। मेरा ऐसा मानना है कि आप यूएस से तो क्लास नहीं ही देख रहे होंगे, है ना, इंडिया वाले ही देख रहे होंगे, तो ये दोनों शब्द आपके लिए जरूरी हैं। चलिए, अब आगे देखो इसमें क्या हुआ। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी में आगे हम देख रहे हैं बेसिकली कि यहां पर अब जो हमारे सामने नेक्स्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949, है ना। हम इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने our constitution adopted 26 नवंबर 1949। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? इफेक्ट में कब आया? 26 जन 1950। और इस दिन हमारा जो देश है उसका स्टेटस क्या था? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, है ना।
रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक स्टेटस हो गया। अब देखो ये 24 जन 1950 को साइन किया था सभी ने, है ना, और एक सहमति जो है वह बन गई थी इस पर। आगे हम देखेंगे बच्चों कि जब ये इफेक्ट में आया 26 जन से, उसके बाद इस वक्त तक हमारे पास अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, है ना। और यहां पर सबसे पहले जरूरी हो गया था इस समय में कि अगर यहां पर रूल कर रही है इंटरिम गवर्नमेंट, सो इट वाज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो यहां पर हमारे लिए क्या जरूरी था, कि अभी रूल अगर इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है तो इंटरिम गवर्नमेंट से नेसेसरी था कि जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, इसको स्टैब्लिश करना, ये हमारे लिए चैलेंज था। अब देखना इस चैलेंज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है यह आए, इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई जो कि चुनाव कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैन 1950 में, है ना। तो इस पर्पस से क्या इंट्रोड्यूस हुआ, इस पर्पस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, बताइए उस वक्त इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैन 1950 में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज सुकुमार सेन, है ना, ये हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब देखो फर्स्ट इलेक्शन की बारी आई, यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बात कर ली, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमने देखा कि फर्स्ट डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए जरूरी था निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना अब तक हो चुकी थी। अब सेकेंडली नेक्स्ट है बच्चों इसमें कि जो फर्स्ट इलेक्शन थे, अब देखो फर्स्ट इलेक्शन, पहले इलेक्शन आखिर हमारे देश में कैसे हुए, ये जानना एक बड़ा ही आपको जानना चाहिए, है ना, कि कैसे हुए। तो ये जो काम है वो बिल्कुल भी सरल नहीं था, है ना, दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। भारत को वैसे भी एक कॉन्टिनेंटल, एक महादेश कहा जा रहा है, कॉन्टिनेंटल साइज और डाइवर्सिटी एक ऐसा चैलेंज था कि हर एक जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके आगे आप ये दो सीरियस प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं कि इसका इतना ये कॉन्टिनेंटल जो साइज है, एक महादेश का जो साइज है, इसकी जो बाउंड्रीज है, और दूसरा है डाइवर्सिटी। ये दो चैलेंजेस ऐसे हैं कि आप यूनिटी में भी एक इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो आंसर राइटिंग में। तो फर्स्ट इलेक्शंस जो एक्सपेक्टेड किए थे कि हम 1950 में करा लेंगे, 1950 में एक्सपेक्टेड था। अब एक्सपेक्टेड होना कि चलो हम 2024 का लक्ष्य रख लेते हैं, 2024 में आईएएस टॉपर बनेंगे, तो अब ये सोचना और होना दोनों में अंतर था। ये सोचना और होना, क्योंकि सोचा तो कुछ भी जा सकता है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाता, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की गति है तो वो किस में है, हमारे दिमाग में, है ना, कि हम कुछ भी सोच सकते हैं कि चलो मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दो, सोचने में क्या जा रहा है, आप कुछ भी सोच, सबसे तेज गति होती है मानव मन की, है ना, हमारे मन की। तो अब ऐसे ही था कि फर्स्ट इलेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड था कि हम 1950 में करा लेंगे, 1950 में करा लेंगे, बट देखो इसमें कई प्रॉब्लम्स थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना चैलेंज हुआ। इलेक्शन रिक्वायर्ड डेलिमिटेशन, परिसीमन करेंगे, एक क्षेत्र बनाएंगे कि यहां से इतनी सीट है, इतने लोग यहां वोट करेंगे, इसको वोट करेंगे, तो ये जो डेलिमिटेशन करना था, इलेक्शन रिक्वायर्ड था डेलिमिटेशन, ठीक है, परिसीमन। डेलिमिटेशन,
परिसीमन, डेलिमिटेशन, परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या होता है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जैसे कि ये मान लो पूरा कंट्री है, हमने इसको क्या किया, ये पूरा कंट्री है, हमने इसको डिवाइड कर दिया कुछ कुछ क्षेत्र में, और बेसिकली इसका जो एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वह क्या, इलेक्शंस कराना। तो हमने इसको कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और यहाँ से एक एक सीट होगी, हम इन 10 लोगों को चुनेंगे, ये आगे जाके सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि सबसे पहले इलेक्शंस जो है ये रिक्वायर करता था डेलिमिटेशन, परिसीमन, और ये एक बड़ा ही कंट्रोल, बड़ा ही कठिन टफ काम था। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स, preparing इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, अब देखो इसके अलावा वोटर लिस्ट बनाना, वोटर लिस्ट कि आखिर कौन एलिजिबल होगा वोट देने के लिए। ठीक है, कौन एलिजिबल होगा वोट देने के लिए, कौन वोट देगा, ये बढ़ाई कहां से देगा, तो यहां पे क्षेत्र वाली डेलिमिटेशन की बात आ गई। वोटर लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि इवन स्टार्टिंग में जब पहला जो एक वोटर लिस्ट तैयार हुआ था तो उसमें देखा गया था कि 40 लाख जो महिलाएं थी, जो वुमेन्स थी, वो उनका लिखा हुआ था वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, है ना, इसकी बीवी, इसकी बेटी, इस तरीके से नाम लिखा हुआ था, मतलब उनका नाम भी नहीं था, उनका नाम भी नहीं था। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वह चल रही थी, तो एक कठिन काम था हमारे सामने। ठीक है, अब देखो बच्चों कि 17 CR दैट टाइम वोटर थे। कुछ मैं आपको फैक्ट बताती हूं, उस समय 17 करोड़ 17 CR एलिजिबल वोटर थे, और 489 जो लोकसभा के मेंबर्स थे, 489 लोकसभा के मेंबर्स को चुनना था। 489 जो मेंबर्स थे इनको चुना जाना था। पूरे देश की अगर हम बात करें लगभग 3200 जो MLAs थे, है ना, मतलब स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, इनको चूज करना था। और सबसे बड़ी बात, इन 17 CR जो वोटर्स थे, या फिर हम उस वक्त देश की बात करें तो केवल 15% साक्षरता थी। 15% ही लोग ऐसे थे जो कि साक्षर थे, लिटरेट थे। और पता है आपको कि ऐसे में हमारे सामने एक जो चैलेंज था वो ये था कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसको आधार बनाया। हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को आधार बनाया, जबकि मैनी ऑफ जो लिटरेट कंट्रीज थे, जो सो कॉल्ड खुद को लिटरेट कहते थे कि यहाँ पर 100% लिटरेसी है, उन्होंने भी वुमेन्स को बहुत दिन बाद, जैसे कि आपने वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट सुना है पॉलिटी में, अब तक पढ़ चुके हैं। अभी हम आप कंटिन्यूअसली अगर क्लासेस नहीं देखेंगे बच्चों, ऐसे कर लो कि चलो हमने अभी अगर पूरे मंथ अगर हमने क्लास नहीं देखी, 8 क्लासेस आपकी आई हैं, आपने 1-2 दिन में साथ में देख लो तो आपका जो कनेक्ट है वह बन गया। अगर आपको लग रहा है कि वीक में 2 क्लासेस आ रही हैं, बेसिकली ये तो बहुत इनिशियली बेसिस पर जिन बच्चों ने शुरू किया तो वो वीक में 2 क्लासेस कर रहे हैं। आपकी अगर तैयारी शुरू हो गई और क्लास 12th तक आते आते आप चीजों अभी तक काफी क्लासेस कर चुके हैं, अगर आप अभी तक 30-40 क्लासेस पॉलिटी कर चुके तो एक तरीका बन गया होगा। आपने 4-5 क्लासेस जो है एक साथ देख ली, नोट्स बना ली, याद कर लिए, बुक की जो रीडिंग है वो आपने अच्छे से कर ली, MCQs लगा ली, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, हो गया। रिवीजन करते रहना है, लेकिन है ना, इतना रिक्वायरमेंट है बच्चों। सो देखो यहाँ पे हमने देखा कि 3200 MLAs है, 489 लोकसभा के मेंबर्स है, 15% लिटरेसी में अब हमें चुनाव कराना है। तो जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड पुअर एंड इलिटरेट कंपनी, तो कंट्री पुअर एंड इलिटरेट। ये बच्चों ये एक बड़ा ही सीरियस चैलेंज था कि एक गरीब देश में, एक जहां पे निरक्षरता ज्यादा है, ऐसे में कैसे, बिकॉज ऑफ मैनी लिटरेट जो लिटरेट कंट्री थे हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन, तो इंडिया एक्सपेरिमेंट विद द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर हुआ इतना? इसके आगे नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्या है कि इंडिया एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अगर हम लेकर आएंगे
और यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, ये सीरियसली एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। ठीक है, अब देखो बेसिकली अब कुछ क्रिटिक्स भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। तब अब यहाँ पर आते हैं कुछ आलोचक, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का कहना था, क्रिटिक्स में हम देखेंगे कि एक जो इंडियन एडिटर थे, इनका कहना था कि द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, मतलब भारत का जो चुनाव है वो कैसा है, एक इतिहास में एक बहुत बड़ा जुआ है, इतिहास में सबसे बड़ा जो जुआ है वह होगा, ऐसा किसी ने कहा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर मैगजीन थी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वह पब्लिश होती थी, और इस जो मैगजीन है इसके एडिटर के द्वारा ये कहा गया कि अगर नेहरू जो है, नेहरू अपने जीवित समय में है ना, जेएल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, जेएल नेहरू अपने जीवन काल में इसको असफल होते हुए देखेंगे। तो ऐसा ऑर्गेनाइजर के मैगजीन के जो एडिटर थे उन्होंने कहा, छापा। तो बेसिकली ये क्रिटिक्स का कहना था। अब क्रिटिक्स को जो को आंसर देखो अब कैसे मिला, क्रिटिक्स को आंसर कैसे मिला वो और हम समझ लेते हैं। ठीक है, किसी ने कहा कि भाई चलो अनपढ़ों की बेहूदगी, नौटंकी जो है वह हम इनकी इलेक्शन की देखेंगे। But now the election had to be postponed twice and finally held from October 1951 to 1952 Feb. तो फाइनली 1950 में एक्सपेक्टेड था, बट फाइनली इलेक्शंस हेल्ड, फाइनली 2 बार पोस्टपोन हुआ था बच्चों, फाइनली हेल्ड फ्रॉम October 1951 to Feb 1952। ठीक है, अब यहां पर देखो बेसिकली 6 मंथ, 6 माह जो है वह चुनाव कराने में लगे। इट टुक 6 मंथ, It took 6 months चुनाव अभियान भी होने थे, बताना भी था। कैंपेनिंग में क्या होता है, कैंपेनिंग में जो भी पार्टियां हैं वह अपने अपने जो एजेंडा है कि हम ये करेंगे, है ना, इस तरीके से अभियान शुरू हुआ, अभियान चला, पोलिंग कराई गई। इन 6 मंथ में पोलिंग हुई, काउंटिंग हुई, तो 6 मंथ लगे। एंड देखो इसमें किस तरह की चीज़ों को एक्सरसाइज किया गया था बेसिकली, तो कुछ फैक्ट इसके जान लो। फैक्ट ये है बच्चों कि 4 कैंडिडेट एक सीट के लिए थे लगभग। देश में जो भी डेलिमिटेशन जो है वह किया गया था, तो 4 कैंडिडेट ईच सीट। अब यहां पर क्या बता रहा है कि जो आपने सीट निर्धारित की थी उन सीट पे 4 कैंडिडेट जो है वह 4 उम्मीदवार जो है वह एक सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ये दिखाता था कि पार्टिसिपेशन किस लेवल तक है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पार्टिसिपेशन, ये क्या दिखा रहा है, पार्टिसिपेशन लेवल दिखा रहा है। अब देखो जो एलिजिबल वोटर्स थे, जो योग्य वोटर मतलब जो वोट कर सकते थे, इसमें लगभग 50% जो वोटर्स थे इन्होंने वोट किया। सो एलिजिबल वोटर्स में से हाफ वोटर्स थे, हाफ लोगों ने वोट किया। एंड जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वह फेयर था, जो रिजल्ट था, ठीक है, लोगों ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया बिकॉज ऑफ ये कैसा था, लोगों को लगता था कि हाँ भाई फेयर जो चुनाव है वह हुए हैं एज फेयर, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो पूरा काम हुआ, ये जो पूरा एक सीन था बच्चों, इस सीन ने क्या प्रूव किया, इस पूरे सीन से, है ना, इस पूरे सीन से ये प्रूव हुआ कि जो क्रिटिक्स थे वह गलत थे। इस पूरे सीन से क्या प्रूव हुआ, इस पूरे सीन से प्रूव हुआ कि द इंडिया एक्सपेरिमेंट हैड द इंडियन
experiment had proved the critics wrong. तो गलत साबित कर दिया जो लोग ये कह रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, पुअर और जो इलिटरेट कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। अब वो इस चीज को नहीं मान रहे थे क्योंकि देश जो है वह उनके दिखा चुका था, क्योंकि पार्टिसिपेशंस भी था, एलिजिबल वोटर्स में से हाफ वोटर्स भी थे, रिजल्ट जो है वह सभी ने एक्सेप्टेड किए बिकॉज ऑफ लाइक एज अ फेयर। 6 मंथ में चुनाव हुए, कैंपेनिंग हुई, पोलिंग हुई, काउंटिंग हुई और इलेक्शंस के लिए है ना अक्टूबर 1951 से फेब 92 ज्यादातर जो वोटिंग हुई थी, ज्यादातर वोटिंग फेब में हुई, इसलिए 1952 को फर्स्ट जनरल इलेक्शन का टाइम कहा जाता है। ऐसा नहीं है चुनाव आप ये सोचे कि नहीं अक्टूबर 1951 से कैसे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन तो 1952 जो ईयर है वह हम लिखते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो यहां पर याद रखना कि फेब जो 92 ईयर है 1952 में ज्यादातर जो वोटिंग और बाकी सब हुए, काउंटिंग हुए, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा 1952 का जनरल इलेक्शन। सो इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्या हुआ कि यहां पर इंडिया ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि जो लोग कह रहे थे कि हिस्ट्री का एक बड़ा गैम्बल है वो खत्म हो गया था। ठीक है, सो यहां पर ये लास्ट लिख लीजिए बिकॉज ऑफ इस तरह की लाइंस आपको आगे कंक्लूड करने में हेल्प करेंगी। सो इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 general election 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world, ओवर। ये थोड़ा सा बड़ा था कंपैरेटिवली, बाकी पैराग्राफ्स थे, बाकी अब जो आगे के आपके पैराग्राफ्स है, जो टॉपिक्स है वो जल्दी से कवर हो जाएंगे, बट फर्स्ट इसको समझना बहुत जरूरी था कि देश में ये जो व्यवस्था थी, है ना, देश में ये जो व्यवस्था थी कि हमारे पास जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है, हम उस इंटरिम गवर्नमेंट से फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हम इसको कैसे लेकर आए, ये इस अस्तित्व में लाना एक बड़ा चैलेंज था। और इसके लिए फर्स्ट इलेक्शन जो है वह एक्सपेक्टेड थे 1950 में, बट हुए कब 1952 में। चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजेस थे, फिर से ध्यान से देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना, डेलिमिटेशन, ठीक है, प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स क्या होंगे, लगभग 3 लाख से ज्यादा इसमें लिखा हुआ है, आप कुछ देख लेंगे। इसके मेन जो फैक्ट्स थे कि लगभग ओवर 3 लाख ऑफिसर एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस, लगभग इतने लोग जो है वह चाहिए थे, हमारे एक मेथड चाहिए थी कि हम कैसे जो इलेक्शंस हैं वह कराएं, है ना। तो ये कुछ इसके लिए चैलेंजेस थे। और एक चैलेंज जो सबसे बड़ा था कि गरीब देश है, अशिक्षित लोगों का देश है, केवल 15% अगर लिटरेसी रेट है तब आप कैसे इलेक्शंस कराओगे, है ना। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। समझ में आया? चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग नेशन, सॉरी चैलेंजेस ऑफ, बार बार चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग नेशन, क्योंकि फर्स्ट हमने वही पढ़ा था। सो आपने चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी को पढ़ लिया, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। क्लियर? क्लियर है ये वाला टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। कंप्लीट हो गया ये। सेकंड हम बात करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था, 3 स्लाइड्स में है, कंप्लीट है ये आपका। चलिए अब देखो, कांग्रेस का डोमिनेंस आपको दिखाई देगा 52 से लेके 67 तक, ठीक है। सो यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन में जो सीट मिलती हैं वह कितनी मिली थी? टोटल ऑफ अगर हम सीट की बात करें 489 सीट में से 364,
364 सीट जो है ये कांग्रेस को मिली थी। सेकेंड इलेक्शन की हम बात करेंगे, 1957 का इलेक्शन इसको कहा जाता है सेकेंड जनरल इलेक्शंस। इसमें 494 टोटल सीट में से, ठीक है, 494 टोटल सीट में से 371 जो सीट है, 371 सीट जो है ये कांग्रेस को मिली। और जब हम थर्ड जनरल इलेक्शन की बात करेंगे जो कि, ठीक है, तो याद रखना कि जो थर्ड जनरल इलेक्शन था 1962 का, इसमें से 494 टोटल में से 361 जो सीट है 361 ये कांग्रेस को मिली थी। तो यहां पर कांग्रेस का डोमिनेंस आपको दिख रहा है 364, 371, 361, है ना। आउट ऑफ सबसे पहले 489 सीट पर चुनाव होने थे फर्स्ट में, देन उसके बाद फिर संख्या बढ़ा दी गई थी 494 सीट, 494। क्लियर है। तो ये 3 जनरल इलेक्शन में आखिर ऐसा क्यों था, कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था, बस अब हमें इसी को समझना है ना। क्या नेचर था डोमिनेंस का। ये जो आपको येलो पार्ट पूरा इंडिया का दिख रहा है, ये येलो पार्ट ये बताता है कि यहां पर कांग्रेस का डोमिनेंस था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। आया समझ में। चलो इसी को हम समझते हैं। सो सबसे फर्स्ट तो देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू, ऐसा कुछ नहीं था कि लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, अरे कांग्रेस कैसे जीत गई, ऐसा नहीं था। ये ऐसा ही एक था कि जैसे आज जो है अब कांग्रेस जो है वह अगर जीत जाए तब लोगों को लगेगा थोड़ा सा, कह ऐसा कैसे हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट हुए थे और जो हमारे नेता थे, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो फ्रंट में थे, वो सारे जो नेता थे, जो कैरिस्मेटिक और जो लोकप्रिय नेता थे, वो सब उस पे थे, है ना। और एक ही ऐसी पार्टी थी ऑल ओवर द इंडिया जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। एक लीड रोल जो है रहा, बेसिकली एक लेगेसी जो है फ्रीडम स्ट्रगल की, वह इसके पास थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज ओनली कांग्रेस, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये आपका फर्स्ट इलेक्शंस जीत गई और ये एक्सपेक्टेड था, इस पे कोई भी ऐसा आश्चर्य नहीं था कि लोग सोचे कि ये कैसे हो गया। सो बेसिकली आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ रीजंस थे, है ना, कि आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अगर यह जीती, ठीक है, तो इसके पीछे के रीजंस क्या थे। इसकी जीत के पीछे, इसकी विक्ट्री के पीछे जो मेन रीजन था, फर्स्ट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। स्वतंत्रता के जो आंदोलन थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनकी एक लेगेसी, उनकी एक जो विरासत है वह इसके पास थी। क्या थी इसके पास, विरासत थी बेसिकली, है ना, कि विरासत में आपको कोई चीज मिल जाए, वो विरासत थी। इसके बाद एक और रीजन जो हम देखेंगे कि इसके विक्ट्री के क्या रीजन थे, सेकंड हम देखेंगे ओनली पार्टी, केवल एक ही पार्टी थी, ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, टू हैव एन organization, to have an organization spread all over the country। पूरे देश में केवल यही ऐसी पार्टी थी जिसका की ऑर्गेनाइजेशन था। एंड अगर हम बात करें तो JL नेहरू जो है मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिज्मेटिक लीडर, वो यहां पर थे। और भी केवल JL नेहरू नहीं, बाकी भी, है ना। तो JL नेहरू जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड करिश्माई व्यक्तित्व के कैरिज्मेटिक जो लीडर थे, ये इसमें थे। तो ये कुछ ऐसे सिंपल से रीजन थे कि क्यों आखिर जो कांग्रेस है वह जीतती रही। आगे हम देखेंगे कि 1952
देखो कैसे टेबल कैसे बनाना है आपको। जनरल इलेक्शंस आपने लिख लिए, ठीक है, जनरल इलेक्शंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आगे आप देखो कि कौन कौन सा ईयर है, 1952, 57, 62, 1952, 1957, 1962, ठीक है। और यहाँ पर हम सीट लिख लेते हैं, ठीक है, सीट लिख लेते हैं। तो सीट कितनी, पहले टोटल सीट लिखते हैं यहाँ पर। टोटल सीट कितनी थी स्टार्टिंग में, 489, जिसमें कि कांग्रेस को कितनी मिली, 364, है ना। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड जनरल इलेक्शन में कितनी सीट मिली थी, 371, है ना। और थर्ड जनरल इलेक्शन में 361, और यहाँ पर जो सीट की संख्या है 494 हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी दोनों में, 494, ये टोटल सीट थी। तो इस तरीके से आप अगर ऐसे टेबल बना लेंगे, है ना, तो ये जिस पर जो कांग्रेस है उसको जीत मिली थी वह ये सीट थी। जनरल इलेक्शंस हो गया। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सेकंड जो टॉप पार्टी थी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि 16 सीट जो है मिली थी। एक तरफ 364 सीट मिल रही है, दूसरी तरफ केवल 16 मिल रही है। तो आप ये अंतर जो है वह देख पा रहे होंगे, है ना, अंतर देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो बेसिकली देखो बच्चों, एक और जो रीजन था इन सबके अलावा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो विक्ट्री है उसे किसने बूस्ट किया, तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था, है ना। इसमें एक और जो रीजन था, ये क्या था, विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, विक्ट्री ऑफ कांग्रेस boosted our electoral system, our electoral system। और हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये किस पर आधारित था, एफपीटीपी। पहले पढ़ चुके हैं एफपीटीपी, देखो भूला मत करो चीजों को, सारी चीजों को फिर से नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और इसमें वही व्यक्ति विजेता बनता है जिसे ज्यादातर वोट मिलते हैं। आपको विजेता होने के लिए जरूरत नहीं होती कि आपको एक प्रोपोर्शन में ही वोट मिले, आपको इतने परसेंट ही वोट मिले, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। बस आपको किसी से एक वोट ज्यादा मिल गया, और कई ऐसी सरकारें बनी है केवल कुछ वोट के अंतर से जीत हारी, 1 वोट, 50 वोट, करोड़ों के, जहां पे करोड़ों मतदाता हैं वहां पे पहली बार में भी लगभग 17 CR वोटर्स जो है वह निकाले गए थे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमने एक प्रोसेस अपनाई, इसमें भी ये था कि अगर कांग्रेस का ऑलरेडी इतना डोमिनेंस था, इतने सारे पॉइंट्स जो उसके फेवर में थे कि लेगेसी है उसके पास नेशनल मूवमेंट की, है ना, एक अकेली ऐसी पार्टी थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री था, एंड JL नेहरू और बाकी कैरिज्मेटिक जो भी लीडर्स थे वो सब उस पार्टी में थे। एंड इसके अलावा हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था वो एफपीटीपी पर आधारित था, 1 वोट भी ज्यादा मिलता तब भी जीत जाता, और ऐसे में इसने भी इसकी विक्ट्री को जो है वह काफी बढ़ाया। आगे हम देखेंगे बच्चों कि जैसे एफपीटीपी में बेसिकली क्या है कि, चलिए यहां पर नेक्स्ट मैं बता देती हूं आपको। तो हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस, इसने कांग्रेस की विक्ट्री को बूस्ट किया। और इलेक्टोरल प्रोसेस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसे हिंदी में कहा जाता है सर्वाधिक मतों से विजय प्रणाली, सर्वाधिक मतों से विजय पद्धति या प्रणाली या जीत पद्धति, है ना। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर 100 है तो जरूरी नहीं है कि आपको 50% जो वोट है वह मिल ही जाए। हो सकता है ये जो 100 है वह 4 पार्टियों में डिवाइड हो, और ऐसे में
ए जो है वह जीत जाता है ना। इसको कंपैरेटिवली हम देखेंगे 30 वोट मिले। हो सकता है कोई ऐसा हो जैसे कि 26 वोट मिले हो, कोई ऐसा हो जैसे कि 29 वोट मिले हो, बट इसे 4 वोट ज्यादा मिले या 1 वोट भी ज्यादा मिला तब भी ये जीत जाएगा। तो जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह जीत जाएगा, दैट इज कॉल्ड एफपीटीपी। अब देखो कि 1952 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें, इसमें एक डेटा फैक्ट मैं आपको बताती हूं कि 1952 के इलेक्शंस में कांग्रेस को परसेंटेज ऑफ वोट और सीट कितनी मिली थी, है ना। कांग्रेस को अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो ये मिले थे लगभग 45%, लगभग 45% कोटा मिला था टोटल वोट का। लेकिन इसे जानते हो सीट कितनी मिली थी? सीट परसेंटेज अगर हम देखें तो ये जो सीट इसे मिली थी बच्चों, ये थी 74% ऑफ टोटल सीट। 74% ऑफ टोटल सीट ये हमारा है एफपीटीपी सिस्टम, और इसने बूस्ट किया कांग्रेस की विक्ट्री को। अब जैसे कि एक और इसका एग्जांपल हम देखते हैं, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी आगे हम पढ़ेंगे किसने स्थापना की, कौन फाउंडर था इसका। इसे बच्चों 10% वोट मिले थे, लेकिन वोट के अनुपात में नहीं सीट मिली, सीट मिली थी केवल 3%। ठीक है, तो 10% वोट मिले और 3% सीट मिली। तो यहां पर कहीं पे वोट ज्यादा मिले, परसेंटेज में सीट कम मिली, और कहीं पर परसेंटेज कम था वोट का बट सीट जो है वह ज्यादा मिली। तो एफपीटीपी में ऐसा होता है कि आपको वोट के प्रपोर्शन में चीजें नहीं मिलती, है ना। आगे हम पढ़ चुके हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के कई देशों में ऐसा सिस्टम अपनाया जाता है कि जितने परसेंटेज आपको वोट मिले उतने परसेंटेज आपको सीट मिली। जैसे कि 45% अगर वोट मिले तो आपको 74% सीट नहीं मिलेगी, आपको 45% जो सीट है वह टोटल में से निकाल ली जाएंगी, उतने में से आपको ये सीट दी जाएंगी। समझ गए आप इसको? तो ये था कांग्रेस का डोमिनेंस, है ना। अब आगे हम चलेंगे बच्चों कि नेचर ऑफ जो डोमिनेंस था वह क्या था। ठीक है, नेचर ऑफ डोमिनेंस जो है आखिर वह क्या था, हम उसको समझ लेते हैं। नेचर ऑफ के पहले थोड़ी सी चर्चा जो है वह हो जाए कम्युनिस्ट पार्टी की। याद रखना इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी मेंस 2023 में टॉपिक से क्वेश्चन आया था। मैं बता देती हूं कौन सा है टॉपिक। बेसिकली देखो बच्चों, शुरुआत कहां से होती है, इन अर्ली एज इन 1957, और स्पेशली हम ये सेकेंड जनरल इलेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, कि केरला में जो है वह पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है। केरला में फर्स्ट जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वह बनती है, और कांग्रेस को जो है वह ये चीज रास नहीं आई। ठीक है, 1956 में कांग्रेस जो है वह केरल में हार जाती है, और केरल में जो गवर्नमेंट बनती है वह कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। याद रखना कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसे 126 में से जो टोटल सीट है वह कितनी मिली, 126 में से जो 60 सीट है वह कम्युनिस्ट को मिलती है, और ये सरकार बनाती है। और यहाँ पर जो ई नंबूदरीपाद थे ये यहाँ पे सीएम बनते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों की जो ईएमएस नंबूदरीपाद थे, ठीक है, गवर्नर ने इनको इनवाइट किया कि चलिए आप जो है वह सरकार बनाइए, और ये विश्व में ऐसी पहली सरकार थी बच्चों। याद रखना कि ये जो है वह विश्व में, दुनिया में ऐसा पहला अवसर था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसक तरीके से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चुनाव के तरीके से सरकार हासिल की, बहुमत हासिल किया, सरकार बनाई। लेकिन प्रॉब्लम इज कि कांग्रेस को ये चीज अच्छी नहीं लगी। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कहा कि मुक्ति संघर्ष छेड़ दो। ठीक है, लिबरेशन स्ट्रगल, मुक्ति संघर्ष, इस सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। केस जो अगेंस्ट ना, इसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट एक और बेसिकली कहा ये कि ये जो गवर्नमेंट है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। और ऐसे ही में बच्चों जानते हो क्या हुआ, आर्टिकल 356 का संभवतः जो प्रयोग है वह यहां पर होता है, आर्टिकल 356। और यहां पर देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356
इसका दुरुपयोग ये हुआ, ठीक है। सो आर्टिकल 356 के अंतर्गत क्या किया, डिसमिस कर दिया केरला गवर्नमेंट को। उसके बाद आंदोलन हुई है तो होते रहे। और यहां पर देखो एक द डिसीजन प्रूव वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली साइटेड एट द फर्स्ट इंटेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहली बार इसका जो दुरुपयोग है वह मिलता है, ठीक है। तो 1959 में हम देखेंगे कि जब इस सरकार को जो है बेसिकली बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद ये आंदोलन हुआ, जिसका यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा है। और यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था कि आफ्टर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, बट यहाँ पे आपको इसका फर्स्ट जो मिसयूज प्रयोग है वह दिख गया, कहाँ पे यूज हुआ था, फर्स्ट यूज, मिसयूज बेसिकली नॉट यूज। तो यहाँ पे बच्चों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर, हम देखेंगे कि 1980-90 डेकेड्स में, 90 के दशक के आसपास आर्टिकल 356 का जो यूज है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वह रिड्यूस हो गई, क्यों, ऐसे क्या रीजन थे, ऐसे क्या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, ठीक है, ऐसे क्या और बाकी लीगल सर्कमस्टांसेस थे। ये दो बातें पूछी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सफिशिएंट मैटर नहीं मिला कि आप इसका आंसर कर पाएं, ठीक है। और यहाँ 356 पढ़ाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स हमारी बाकी चल रही है। अब हम आगे आते हैं कि कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, है ना। और इसके बाद हमें देखना है बच्चों कि आखिर ये नेचर क्या था, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और क्वेश्चन को पढ़िए। फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस पार्टी हैड बीन अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन. It accommodated the revolutionary, conservative, extremist, moderate with all other shade of the center, and Congress became a platform for numerous group interests, even political party, to take part in national movement. क्या इसका आंसर होगा, आगे हम देखेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया हीरो वर्शिप प्रेयर, it's political unequal in magnitude by the part politics in other country, but in politics hero worship sure road to degradation and eventual dictatorship. किसने कहा था ये? हीरो वर्शिप जो है वो बड़े ही अलग अंदाज में भारत में की जाती है, और सिवाय लोकतंत्र के पतन के ये डेमोक्रेसी को डिग्रेड ही करेगी। और ये किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था, है ना। जिन बच्चों ने ये सोचा वो बिल्कुल सही सोचा। अब देखिए आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस जो है वह करेंगे। चलिए आगे हमें कुछ पार्टियों के बारे में पढ़ना है और नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस को जानना है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, चलिए नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। नंबर 1, सबसे पहला देखो बच्चों कि अगर इसका डोमिनेंस था तो ये जो डोमिनेंस था वह क्यों था, इसका क्या नेचर था। और इसमें फर्स्ट है कि बेसिकली पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंडिया केवल ऐसा कंट्री नहीं था जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस था, और भी वी फाइंड मैनी अदर एग्जांपल्स, वी फाइंड मैनी अदर एग्जांपल्स, मैनी अदर एग्जांपल्स वन पार्टी डोमिनेंस के। और भी हमने, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, है ना, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री। तो ये जो वन पार्टी डोमिनेंस है, ठीक है, कई देशों में हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे, लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, ठीक है। तो बाकी जगह पर तो बच्चों गलत तरीके से भी वन पार्टी का डोमिनेंस रहा। तो बाकी कंट्रीज में क्या था कि गलत तरीके से भी
जो डोमिनेंस है वह बाकी किसी एक पार्टी का रहा, किसी ने सप्रेस करके लोगों को ये काम किया। तो किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि हमारे यहाँ केवल एक ही जो पार्टी है। बट इंडिया और इन कंट्रीज में एक डिफरेंस था कि बाकी जगह जगह पर जहाँ इस तरह का जो डोमिनेंस है वह दूसरे तरीके से स्थापित किया गया था, वही इंडिया में देखो ये जो वन पार्टी डोमिनेंस है ना, इसका तरीका कुछ और था। और ये तरीका था डेमोक्रेटिक तरीका। ये कौन सा तरीका था कि इंडिया वॉज इट हैपन अंडर आर डेमोक्रेटिक कंडीशन। तो ये वन पार्टी डोमिनेंस में क्या है, इंडिया वॉज इट हैपन, इंडिया वॉज इट हैपन under the democratic conditions। हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों ने चुन लिया, अब वो क्यों चुना वो बात की बात है, बट लोगों ने इनका चुनाव किया है। डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वन पार्टी डोमिनेंस जो है वह रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ है। बाकी जगह पर वन पार्टी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं था, है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बट इंडिया में था। अब आगे देखो बेसिकली, तो यहाँ पे जो ये कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को बेसिकली ऐसा होता है ना समटाइम्स कि एक जो दौड़ है वहां पर केवल एक अकेला ही बच्चा दौड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे उस कंपटीशन में मजा भी नहीं आता, फिर किस बात का कंपटीशन जब एक से ज्यादा लोग ही नहीं है। एक अकेला ही बच्चा दौड़ा और ऐसे में वही फर्स्ट था, वही सेकंड था, वही लास्ट था। वही कुछ फायदा, वही कुछ एडवांटेज कांग्रेस को भी थे। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली कि दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस कि 3 दशक तक दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस, क्या था इसकी सक्सेस का कारण? लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इस स्वतंत्रता संघर्ष की जो एक लेगेसी थी वह इसके साथ थी। सेकंड, हमने देखा कि जो कैरिज्मेटिक जो लीडर्स थे, ठीक है, जो ये पूरा एक वेल सेटअप जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो एक बेनिफिट है वो कांग्रेस को मिला, है ना, इसका जो बेनिफिट है वह कांग्रेस को मिला। एंड इसके अलावा हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, क्या याद रखना है आपको, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक कि अकेला ही अगर कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो वही जीतेगा। फर्स्ट, कांग्रेस का एडवांटेज क्या था, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, है ना, मतलब अव्वल और इकलौता, सबसे अव्वल दैट मीन्स आगे, है ना, फर्स्ट अव्वल और इकलौता। कोई और था ही नहीं, कोई और पार्टी नहीं थी, कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो ये कांग्रेस का डोमिनेंस था। दूसरे देशों से तुलना ज़रूर करना है कि अगर हम कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ डोमिनेंस का नेचर कुछ और था, लेकिन हमारे यहाँ ये जो डोमिनेंस हुआ ये डेमोक्रेटिक सिचुएशंस अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ हुआ, है ना। और यहाँ पर आगे हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ये सक्सेस मिली है, जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली है, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के पीछे कारण था लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, अव्वल और इकलौता। अच्छा देखो बच्चों, एक और देखते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वह सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन था, ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो जब जब मैं साइड हुई हूँ देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्लासेस को कॉन्टिन्यूटी के साथ देखेंगे तो पॉलिटी के लिए आपको हैक्टिक नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कि सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, सोशल एंड
आइडियोलॉजिकल कोलिशन, एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन, सामाजिक व वैचारिक गठबंधन। गठबंधन मतलब सब साथ हैं, चीजें साथ में हैं, है ना, मर्ज है एक दूसरे से। और तो एक सामाजिक रूप से भी था और विचारों के लेवल पर भी जो कांग्रेस है वह एक गठबंधन था। देखो कैसे था, है ना, उसको हम समझते हैं कि ये कैसे था। तो सबसे पहली बात तो जब हम कांग्रेस के ओरिजिन की बात करते हैं 1885 कांग्रेस का जो ओरिजिन था ये एज अ प्रेशर ग्रुप, एज अ एक दबाव समूह के रूप में हुआ था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आप पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में। तो एज अ प्रेशर ग्रुप बना था कि जो भी उस वक्त के न्यूली एजुकेटेड लोग हैं, है ना, जो भी उस वक्त का मिडिल जो एक वर्ग था, उन सब के आक्रोश जो है वह शांत होते रहे, उनकी जो बातें वह सरकार तक पहुंचे। तो 1885 में इसका जो ओरिजिन है वह बेसिकली कैसे हुआ था, प्रेशर ग्रुप फॉर द नव शिक्षित न्यूली एजुकेटेड, जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, उससे जो नए नए शिक्षित लोग थे बेसिकली, ठीक है, न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस। तो बेसिकली शुरुआत में उसका इतना ज्यादा वाइड पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं था, पहले और भी बाकी संगठन की तरह बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 1885 में एज अ प्रेशर ग्रुप। लेकिन देखो बच्चों, इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप था पहले, पर इसके बाद इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखो इसका ये जो बदलाव था कि शुरुआत में केवल कुछ लोगों का, कुछ वर्ग का एक तरह से प्रेशर ग्रुप है, किस तरह से वो अपनी नीति, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। लेकिन इसका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो एक बदलाव है इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें सारे जो ग्रुप्स है, कम्युनिटीज है, वह जुड़ते गए इनटू अ, तो एक सोशल एक कोलिशन हुआ, नहीं हुआ, इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी, एक जनव्यापी पार्टी बन गई है। तो दो वर्ड याद रख लो, ठीक है, एक जनव्यापी पार्टी और यहां पर एक दबाव समूह की बात हो रही थी। तो कहां पहले एक दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। यूपीएससी ने मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा कि आजकल अगर हम देखें तो जो प्रेशर ग्रुप्स है वह पॉलिसी मेकिंग में कैसे आगे हैं, ठीक है। सो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी। सो बेसिकली बच्चों इसको एक रेनबो कहा गया, आगे जाकर क्या कहा गया, एक रेनबो जो है वह कहा गया। देखो ये ऐसा रेनबो था, और रेनबो ही बना लेते हैं। अब देखो इसका एक एक जो वर्ड है ना, ये एक एक कम्युनिटी या फिर जो विचार है उनको प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली एक जो रेनबो है यहां पर वो बन गया, एक सतरंगी जो समाज की हम बात करते हैं, रेनबो, ठीक है। अब देखो सो यहां पर क्या था कि एक रेनबो लाइक एक सोशल जो सोशल कोलिशन, एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन के रूप में सामने आया कि जैसे समाज में अलग अलग कम्युनिटीज है वो सब अगर इसमें आ गई तो एक लाइका सोशल रेनबो जो है, एक सतरंगी जो रेनबो है वह इसमें बन गया, ठीक है। तो यहां पर सोशल जो कोलिशन है वह बना। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया की डाइवर्सिटी को, रिप्रेजेंटिंग इंडियाज diversity in terms of classes, caste, community, religion and language also, ठीक है। अब देखो
तो ये क्या हो गया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि एक जनव्यापी आंदोलन बन गया, और ये ऐसे हुआ कि सभी स्टार्टिंग में तो देखो शुरुआत में तो केवल एक प्रेशर ग्रुप के रूप में बना था, जैसे कि न्यूली एजुकेटेड जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने आ गए थे, लेकिन बाद में जब ये बना और एक रेनबो की तरह जो है वह सामने आया, क्लियर, एक रेनबो की तरह जो है वह सामने आया। इसके अलावा देखो एक आइडियोलॉजिकल भी एक और वर्ड आपको याद रखना है कि किस तरीके से ये जो कांग्रेस है वो क्या था, आइडियोलॉजिकल। है ना, मारो फिरंगी को वो भी इसी में शामिल थे। स्टार्टिंग में अगर हम कहें कि बाकी जो और पार्टीज थी और भी अलग, अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें जो अंग्रेजों को मार के भगाने की बात करते थे वो भी कांग्रेस में थे, और जो संवैधानिक रूप से चाह रहे थे वो भी कांग्रेस में थे। तो बेसिकली बच्चों एक आइडियोलॉजिकल जो कोलिशन है, एक विचारधारात्मक गठबंधन भी था। कैसा गठबंधन था? विचारधाराएं सारी इसमें सेम थी, विचारधारात्मक गठबंधन। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आगे इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन में भी हेल्प करेगा आपको कि जब तक जो है एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन जो है वह बना रहा तब तक ठीक है, जैसे जैसे इसमें बाकी पार्टियां अलग होती गई वैसे वैसे अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह भी स्ट्रेंथ लेने लगे, उन्हें भी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट जो है वह मिलने लगा। तो जब तक कांग्रेस अपने इस नेचर को ग्रहण किए रहेगी, कांग्रेस के पास ये जो नेचर था आइडियोलॉजिकल और सोशल कोलिशन का, तब तक ये रहेगा, तब तक एक वन पार्टी डोमिनेंस रहेगा। जैसे ही इसकी ये क्षमता, इसका ये पोटेंशियल लोगों को एक रखने का खत्म होता गया, जैसे जैसे ये रेनबो में कलर सारे सेम होते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पर देखो, तो बेसिकली कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में बच्चों इसलिए भी था कि अगर कम से कम इसके पास इतना तो पावर था, इतना तो पोटेंशियल था कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती तो फिर भी एक मिनिमम जो कंसेंसस है वह सभी पार्टियों के बीच में बनाए रखती थी। अब देखो कि इसमें आइडियोलॉजिकल कोalition हमने देखा कि अलग अलग जो पार्टीज थे उन सबका इसमें बेसिकली, चाहे हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें, चाहे हम पेसिफिस्ट की बात करें, ठीक है, चाहे हम यहाँ पर बात करें कंजर्वेटिव की, चाहे हम बात करें रेडिकल की, चाहे हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, चाहे हम मॉडरेट की बात करें, चाहे हम लेफ्ट की बात करें, चाहे हम राइट की बात करें, तो बेसिकली ये सारे विचारों का गठबंधन इसमें था। सो कांग्रेस है ना मैनेज, अगर ये रिजॉल्व भी नहीं कर पाती डिफरेंसेस, तब भी बिल्ड एक कंसेंसस जो है ये इसने खूब अच्छे से काम कर लिया था। सो बेसिकली बिल्ड अ कंसेंसस, बिल्ड अ कंसेंसस, ये कांग्रेस का काम था, ये इसका डोमिनेंस का एक और नेचर था। तो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस में हमने देख लिया है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। For a long time, Congress party had been a social and ideological coalition because of it accommodate the revolutionary, conservative, extremist, moderate, yeah, definitely all shade of a center. And Congress become a platform for numerous group interests and even political party take a part part in national movements, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? दोनों ही जो है आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमने देख लिया। अब देखो, अब नेक्स्ट हमें चलना है एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। As we have note above, it is not that India did not have opposition party during this period. While discussing the result of the elections, we have already come across the name of many party other than a Congress. And even then, India had a larger number of diverse and vibrant opposition party than many other multi-party democracies. Some of these had come into a being even before the first general election of 1952. Some of these parties play an important part of the politics of the country in the 16 and 17. The roots of almost of the non-Congress party of today can be traced of one of the other and opposition party of the 1950s. तो देखो, शुरुआत के अगर हम दौर की बात करें बच्चों, शुरुआत का अगर हम दौर देखें कि क्यों आखिर स्टार्टिंग में पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑपोजिशन हमें देखने को नहीं मिलता, है ना, लेकिन बाद के दशक में चीजें धीरे धीरे बदलती गई और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑपोजिशंस थे, उनका भी इमरजेंस जो ओरिजिन हुआ है वे दिखाई हमें देता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली
एमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर और मिलेगा कि क्यों आखिर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है वह हमारे लिए काफी जरूरी होता है। एमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन लास्ट है आपका। इसके बाद हम सभी जो पॉलिटिकल 2-3 इसमें पॉलिटिकल पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, उन सब की हम बात कर लेंगे। सो एमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन, एमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, विपक्षी पार्टियों का जो उद्भव है वह कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तो इसमें यह है कि हमने जिस डेमोक्रेसी में किस सिस्टम को अपनाया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। केवल एक पार्टी है, 2 पार्टी या फिर मल्टी पार्टीज है, तो मल्टी पार्टीज डेमोक्रेसी को हमने अपनाया था। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था। इंडिया में कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। आप कितने सारे दलों के नाम सुनते हैं कि कंफ्यूज रहेंगे बेसिकली कि कौन सा दल है। तो बेसिकली ये जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज है इसको हमने अपनाया एंड इंडिया हैड अ लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टी, है ना। इंडिया हैड अ लार्जर नंबर, अभी भी आप देखेंगे कितनी सारी पार्टी हैं, नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टी। अब देखो 1950 की डिकेड्स की हम बात करें, आओ एक मैप देखो जरा। अच्छा, इस टेबल को देखो, इस चार्ट को देखो बच्चों। इसमें देखो बाकी जैसे सीपीआई को इसमें 16 मिला है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉलिटिकल पार्टीज तो हमें यहाँ पर दिख रही है फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और ये तो वो है जिन्हें कोई ना कोई सीट मिली है ना, ये तो वो है जिन्हें कोई ना कोई सीट मिली है। ऐसे ही 57 में भी, हाँ वो बात और है कि ये जो 3 आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की कंडीशन देखो कहाँ है, कांग्रेस जो है वह कितनी सीट्स लिए है। अगर आउट ऑफ हम 494 देखें सेकंड और थर्ड में, तो 371 361 एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 364 489 है, लगभग 74% जो सीट है, 75% जो सीट है इसे मिली। लेकिन बाकी ग्रुप्स भी थे, भले एक नॉमिनल रूप से थे, एक नॉमिनल डेमोक्रेसी थी, मतलब आप नॉमिनल अपोजिशन पार्टीज थी बट थे, है ना। तो यहाँ पर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि काफी सारे, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी थी। तो 1950 के डिकेड की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक टोकन जो रिप्रेजेंटेशन है वह था, टोकन रिप्रेजेंटेशन। मतलब ना टोकन रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स के कहने भर को प्रतिनिधित्व था कि हाँ बाकी लोग भी, अब एक एक सीट मिल रही है, कहा 364 है ना, वहां और बाकी लोगों को मिल रहा है एक एक सीट। तो यहाँ पर ये सारी चीज क्या कि 20% 25% के आसपास जो सीट है वह बाकी 8 लोगों में बट रही है, 8 पार्टियों में बटे, और एक पार्टी के पास 75% जो सीट है। तब ये क्या दिखाता है कि 1950 के डिकेड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कहने भर को प्रतिनिधित्व था, पर था एक टोकन रिप्रेजेंटेशन था अदर पार्टीज का बट था, है ना। तो अब देखो कि बट देयर प्रेजेंस प्ले अ क्रूशियल रोल डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर फिर भी एक जो क्रूशियल रोल है यह प्ले किया, और एक डेमोक्रेटिक जो कैरेक्टर है इसको बनाए रखा, डेमोक्रेटिक जो कैरेक्टर है इसको बनाए रखा, है ना। सो देखो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑपोजिशन का, तो शक्ति संतुलन को बनाए रखना, बैलेंस ऑफ पावर, है ना। देखो आज का जो अपोजिशन है, पहले ऐसा अपोजिशन नहीं था। पहले हम देखेंगे कि जो नेहरू थे या फिर बाकी इस तरह के मेंबर, वो बाकी लोगों को भी जो अदर पार्टीज के थे, विपक्षी दल थे, उनको सरकार में आने के लिए, मंत्रिमंडल में आने के लिए न्योता दिया करते थे। और एक म्यूचुअल एक जो रिस्पेक्ट का भाव था वो था।
है ना। आज की वाली जो राजनीति है वो वाला भाव नहीं था कि विपक्षी है अगर तो सरकार की सही नीतियों की भी आलोचना करना है, जब ये पक्ष विपक्ष में है तब सही नीतियों की भी आलोचना करेंगे। तब यहाँ पर क्या है कि देखो दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। समटाइम्स हम क्या कर रहे हैं, केवल कहने के लिए आलोचना कर रहे होते हैं, और दूसरी बात होती है कि आपके पास कहने के लिए कुछ होता है या फिर गलत जब चीजें हो रही होती है तब आप उसकी आलोचना करो। तो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। आप केवल आलोचना करना है इसलिए आलोचना कर रहे हैं, केवल कि नहीं बस हमें तो क्रिटिक बनना है इसलिए हम अच्छी चीज को भी कहेंगे अरे ये क्या हुआ, ऐसे नहीं। अगर लग रहा है तो देखो वही वही प्रोग्रेसिव भी होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस एम्प्लॉयमेंट देंगे, लिटरेसी के लिए इतना काम करेंगे, लेकिन वो नहीं किया, तब जाके ऑपोजिशन पार्टी जो है वह बोल रही थी कि आप कह रहे थे और इतना काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, समझ रहे हो। तब इस चीज को अगर बोले तब ऑपोजिशन पार्टी का हमें एक रोल समझ में आता है। लेकिन अगर आज वर्तमान में आप देखोगे, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट ऑपोजिशन के जो लीडर थे वह कब फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से कब उनकी नियुक्ति की गई है ना, कौन थे, कमेंट करके बताओ। तो बच्चों बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर के लिए, एक शक्ति संतुलन के लिए ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है कि सरकार डिक्टेटरशिप ना हो जाए, है ना, तानाशाही ना स्थापित कर ले। तो एक और इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के लिए जरूरी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेट्स। अच्छा ये देखो लास्ट जब हमने डेमोक्रेसी को पढ़ा था तब हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका रूप होता है या फिर एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डेमोक्रेसी हम वही कह सकते हैं जहां पर आपके पास राजनीति के विकल्प मौजूद हो, आपके पास चुनने के लिए बेसिकली विकल्प हो। अब एक ही पार्टी है तो उसको क्या चुनोगे, वो तो वही बात हो गई, अव्वल में एक लौता काइंड ऑफ, है ना। यहाँ पर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक डेमोक्रेसी सिस्टम है वह बना रहे, तब जरूरी होती है कि आप मल्टी पार्टी एग्जिस्ट करती हो डेमोक्रेसी में, एक से ज्यादा आपके पास पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स जो है वह होने चाहिए, तो एक विकल्प के रूप में भी होता है, ठीक है। अच्छा इस आपने शेडो कैबिनेट सुना होगा, शेडो कैबिनेट क्या है और इंडिया और ब्रिटेन में तुलना कर लेना, ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन हो गया। छोटी छोटी चीज़ों को जब लिखने की कोशिश करोगे, अभी फ्रेंड्स लखनऊ सेमिनार में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मिलना हुआ। जो बच्चे अगर ऐसे हैं कि सुन रहे हैं और उन्होंने लखनऊ सेमिनार अटेंड किया था, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। लखनऊ सेमिनार में काफ़ी सारे स्टूडेंट बेसिकली हम मोटिवेशन दे तो देते हैं, अरे कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ाई करो, हार्डवर्क के साथ पढ़ाई करो, बट ऐसा हो नहीं पाता। जब जेन्युइन जाके बच्चों की प्रॉब्लम उस ग्राउंड लेवल पे सुनी, तब समझ में आया कि शायद हमारे पास उनको मोटिवेशन देने के लिए कोई ऐसी सिंगल लाइन तो नहीं थी, हमें कुछ ऐसा बीच का एक मीडियम पाथ जो है वह बताना पड़ता है कि आप इस तरीके से जो अपनी प्रिपरेशन है एटलीस्ट जारी रखें। तो यहाँ पर क्या है कि आप कॉन्टिन्यूटी के साथ जो स्टडी है वह करते रहें, है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेट की हम बात कर रहे हैं, एंड हम बात कर रहे हैं कि ये ज़रूरी इसलिए भी होता है, प्रिवेंटेड द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग नॉन डेमोक्रेटिक। अलोकतांत्रिक व्यवस्था से व्यवस्था को बचाए रखना, ये इसका देखो ये बहुत जरूरी है कि आखिर एक विपक्ष क्यों होना चाहिए, एक विपक्ष क्यों होना चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चों ये वाला। तो आप जो सिस्टम है आपका वह नॉन डेमोक्रेटिक ना टर्न हो जाए, इसके लिए जरूरत था। तो अगर हम अर्ली ईयर की बात करें स्पेशली 1950 के डिकेड्स की, तो यहाँ पर क्या था, क्यों जो पार्टीज थी उसका ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं था, ओपोजिशन का उतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं था, बिकॉज ऑफ अर्ली ईयर्स, because of early years there were a lot of mutual respect, there were a lot of mutual respect। इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अपोजिशन के जो लीडर्स थे, इनको इंटरिम गवर्नमेंट में जो मंत्री पद है वह दिया गया। ये क्या बताता है, एक ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट बताता है ना। इसके अलावा नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी अपोजिशन के जो लीडर थे, अदर पार्टीज के जो लीडर थे, उनको आगे आने के लिए न्योता दिया, सरकार में आने के लिए न्योता दिया। तो ये क्या दिखाता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाता है। आज की तरह का विपक्ष पहले नहीं था, है ना, पहले सम्माननीय लोग थे। वो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब उन्होंने
किस तरीके से अपना वो भाषण दिया था, वो आपको मिल जाएगा, आप सुनिएगा उसको। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि पहले जो नेता हुआ करते थे उनके अंदर एथिक्स और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा थी, इंटीग्रिटी ज़्यादा थी। आजकल आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, और उसके अलावा पहले नेशन को सर्व करने का और ये जो भावना थी वह ज़्यादा थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अब पॉलिटिक्स का चेहरा बदल चुका है, और इसलिए हम पेपर 4 एथिक्स में राजनीति में कैसे रिफॉर्म्स आए वो पढ़ते हैं। सेकंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स आपके लिए जरूरी होता है, वैसे एथिक्स के लिए वो पूरी जरूरी है बच्चों। सो एक एंटी डेमोक्रेटिक प्रिवेंट, एंटी डेमोक्रेटिक वर्ड लिख लो, एंटी डेमोक्रेटिक ना हो, है ना, इसके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। एंड अर्ली ईयर में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। सो बेसिकली एज एन एबिलिटी ऑफ अ कांग्रेस टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पायरेंट, सभी की आकांक्षाओं और सभी तरह के जो ग्रुप्स थे, पार्टीज थे, उन सभी के बीच में बेसिकली एक एबिलिटी थी कांग्रेस के अंदर कि वह क्या कर ले, सभी को इकट्ठा कर ले। लेकिन जैसे जैसे ये डिक्लाइन हुई, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह सिग्निफिकेंट में आती गई, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वह अस्तित्व में आने लगी, और इस तरह से एक विपक्ष का जो उद्भव है वह प्रॉपर तरीके से हो गया। ध्यान रखना, तो जैसे जैसे कांग्रेस में डिक्लाइन होता गया, ये अकोमोडेट वाला नेचर, ये एक कोलिशन वाला नेचर, सोशली एंड आइडियोलॉजिकली जो नेचर है, जैसे जैसे कम होता गया ना, वैसे वैसे जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वह उद्भव उसका होता गया। जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, जैसे कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कि भारतीय जनसंघ पार्टी, जैसे कि स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, अब देखो इन चारों पार्टियों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी क्या है, 1934 में UPSC ने इसको पूछा था कि कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है, इसका जो उद्भव हुआ था, इसका जो ओरिजिन हुआ था वह कांग्रेस के बाहर हुआ था। नो, ये गलत है स्टेटमेंट। 1934 में पहले कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधाराएं थी, और सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस, है ना। तो यहाँ पर देखो 1934 में विद इन द कांग्रेस था, 1948 में जो है वह ये सेपरेट हुआ सोशलिस्ट पार्टी, एंड फाउंडिंग इसके जो प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव, है ना, आचार्य नरेंद्र देव। अब देखो इन तीनों पार्टीज का क्या क्या मेन आइडियोलॉजी था वो हमें याद रखना है। जैसे कि हम नंबर 1 हम बात करें सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट समाजवाद से ही आपको समझ में आता है कि ये इक्विटेबल सोसाइटी की बात करता है, रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जो असमानताएं है, इनइक्वालिटीज, उसको कम करने की बात करता है। तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है। ठीक है, ये क्रिटिसाइज करता है कांग्रेस को फॉर फेवरिंग द कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड, जो भी भूमिपति थे, जो पूंजीपति थे, उनको फेवर करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा कांग्रेस की आलोचना शुरुआत से इस बात पर की जाती है। जब कांग्रेस 1885 में जब उसका ओरिजिन हुआ, उद्भव हुआ, उसके बाद भी ये कहा ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, मतलब ज्यादातर जो पूंजीपति या फिर जो ऐसा वर्ग था जो कि सशक्त था वो इसमें आया था। बाद में इसका जन आधार बढ़ा कि भाई जब गांधी आते हैं, और भी बाकी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस चीज को कि जब गांधी आते हैं और बाकी ऐसे नेता आते हैं, तब लोग असहयोग आंदोलन में और दांडी यात्रा में लोग जो है वह पीछे पीछे चले जाते हैं। पहले ये नहीं था, पहले इसका उद्भव किसी और रूप में हुआ था, लाइक पहले प्रेशर ग्रुप था, फिर बाद में मास पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुआ है ना इवेंचुअली। सो बेसिकली क्या है बच्चों की इसकी क्रिटिसिज्म जो है वही इस बात पर की जाती थी सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा, ये तो कैपिटलिस्ट है, ये तो लैंडलॉर्ड की पार्टी है, ठीक है, उसको फेवर करेगा। एंड देन नेक्स्ट देखो कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात करेंगे, तो बेसिकली आपने बोल्शेविक क्रांति सुनी, अगर नहीं सुनी तो बोल्शेविक को चुपचाप पढ़ लेना। देखो क्या होता है कि सारी चीजें क्लास में बता पाना पॉसिबल तो होता नहीं कि आप 1.5 घंटे की 2 घंटे, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ बच्चों कि आपको जितना भी जरूरी है वो एक्सप्लेन कर जाऊं क्लास में, है ना। तो बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा तो बोल्शेविक पढ़ लेना, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बोल्शेविक क्रांति का इंडिया पे क्या इंपैक्ट रहा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 1920 में इमर्ज होता है इंडिया में, लेकिन इसका बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या जो हमें इंडिपेंडेंस में हम जो आजाद हुए हैं उसका नेचर क्या, क्या आजादी झूठी है। सो नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्या है, एंड वॉज इंडिया रियली फ्री और वॉज फ्रीडम अ शेम, क्या ये आजादी झूठी है ना, ये बात इसमें कही गई, और ये कम्युनिस्ट पार्टी का था, ये कम्युनिस्ट पार्टी का था। ठीक है, क्वेश्चन अब भारतीय जनसंघ बात करता है एक संस्कृति एक देश, आरएसएस रूटेड है, एक देश, आरएसएस से प्रभावित, एक राष्ट्र, और एक देश एक राष्ट्र, है ना। आप देखेंगे कि जैसे वर्तमान में जो बीजेपी है इसकी मूल जड़ें हैं
तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। आइडिया ऑफ वन कल्चर वन नेशन जो है वह इसका मेन मोटो था। और हम फिर इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी की। अब देखो स्वतंत्र पार्टी की अगर हम बात करेंगे, इसका जो मेन पॉइंट था वह ये था कि जो डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज बन रही है ना, ये डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज में राज्य का हस्तक्षेप ना हो। तो 4 पार्टियों की बात की गई है बच्चों। इन चारों पार्टियों के क्या क्या मेन आइडियोलॉजी थी वो आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलिस्ट एंड द पब्लिक सेक्टर। तो इसका बेसिकली एक जो विरोध है वह किया गया था कि बाजार को, अर्थव्यवस्था को चलने दिया जाए, राज्य का जो इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशन कम से कम हो। सो इट इंसीड अ फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ अ फ्री प्राइवेट सेक्टर। फ्री प्राइवेट सेक्टर के लिए जो स्वतंत्र पार्टी है ये इसके लिए बोलता है ना। 1959 की हम बात करेंगे, अगस्त में ये फॉर्म हुआ और यहाँ पर कई हम देखेंगे कांग्रेसमैन जो टाइप है वह लीड कर रहे थे, राजगोपालाचारी, के मुंशी, जिरंगा एंड मीनू मसानी, ठीक है। तो ये था भारतीय जनसंघ। बाकी इन सब का भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। मेन एक जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि किसमें कौन से नेता थे, किस पार्टी के कौन से नेता, जैसे कि गोपालन का आ गया, डांगे लिख दिया है ना, गोपालन लिख दिया, डांगे लिख दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया के एम मुंशी का, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और फिर पूछ लिया कि इस पार्टी के नेता कौन कौन थे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी के नेता नहीं पूछे जाएंगे, बट फ्रीडम स्ट्रगल और उस समय के जो नेता थे वो क्वेश्चन आ सकता है कि जिस वक्त ये पार्टी बनी थी उस वक्त इनके फाउंडिंग मेंबर्स या फिर कौन कौन थे, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी का क्या था, समझ गए ना। तो इस तरह के से नोट्स बना लो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और है। क्वेश्चन इज कि द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म विद इन द कांग्रेस इन 1934। क्या ये सही है? यस। In early 1920, communist group emerged in different part of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia. Definitely है ना, दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, the Bharatiya Janasangh was formed in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. And it emphasizes the idea of one country, one culture, one nation, and believed that the country could become modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and tradition. और इसमें ये कहा गया इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन से ही स्ट्रांग होगी। क्या आंसर होगा? And next, the party was critical of the development strategy of state intervention in economy, centralized planning, nationalism, and the public sector. It instead favor expansion of a free private sector. किसका है ये कोट? ये आइडियोलॉजी किसकी है? भारतीय जनसंघ की, स्वतंत्र पार्टी की, कम्युनिस्ट की, या फिर सोशलिस्ट पार्टी की? इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, लास्ट में एक्सरसाइज है, इसमें मेंस के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, ज्यादातर आपको प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। पर मेंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का स्टार्टिंग में जो प्रभुत्व था वह क्यों था, ठीक है, और बाकी पार्टियों को उद्भव। तो ये था आपका बच्चों एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, बारकोड को स्कैन करके मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में अब तक हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। कल हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की बात की, आज हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की बात की। और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हमने क्या क्या देखा कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग क्या थे, कांग्रेस का डोमिनेंस क्या था, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस क्या था, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन कैसे था, और एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन जो पार्टीज है हमने इसकी भी बात कर ली। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? तो शुरुआत हमने की कि किस तरह से डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना था, इंटरिम गवर्नमेंट से नेसेसरी था कि हम फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको लेकर आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये काम जो है वह मैमथ एक्सरसाइज थी, बहुत डिफिकल्ट एक काम था, और एक्सपेक्टेड तो किया था 1950 में, बट ये ट्वाइस जो है वह पोस्टपोन हुआ है। फिर बाद में 1951 लास्ट एंड 52 जो फर्स्ट ईयर का समय था, उस समय ये हुए प्रॉब्लम्स थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, इलेक्शन रिक्वायर डेलिमिटेशन की प्रॉब्लम थी, इलेक्टोरल रोल फिक्स करने थे, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी चाहिए, तो उनको शिक्षित करना था, प्रशिक्षित करना था कि कैसे वोटर हो, वोटर लिस्ट तैयार करनी थी, एलिजिबल कौन है ये तैयार हमें करना था, 3200 से ज्यादा 3200 से ज्यादा एमएलए को चुनना था, ठीक है, और 489 लोकसभा की सीट थी, 17 सीआर हमारे पास वोटर्स थे, और 15% लिटरेसी थी, 15% लिटरेसी थी। अच्छी बात ये रही कि लोगों ने कुछ भी कहा,
हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने शुरुआत से शुरू की, तो क्या आज पता चला कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमारे यहाँ पहला आम चुनाव था, जनरल इलेक्शन था, तभी से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि हम बाद में लेकर आए। बाकी देशों में हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो लिटरेट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी एक साथ सभी को मताधिकार नहीं दिए, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ पहले ही आम चुनाव से सभी के पास मताधिकार है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, इंडिया एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बट क्रिटिक्स थे, बट क्रिटिक्स को हमने बता दिया कि भाई ये पॉसिबल है, पुअर एंड लिटरेट में भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्शन है वह किए जा सकते हैं। और ऐसे में इंडिया एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक रॉन्ग, और जो जनरल इलेक्शंस थे वह एक लैंडमार्क बन गए हिस्ट्री में। तो चैलेंजेस ऑफ हो गए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमने बात की कि फर्स्ट 3 इलेक्शंस 1952, 1957, 1962 में कितनी सीट्स मिली? 64, 364, 371, 361, और इन तीनों में आखिर किस तरीके से जो डोमिनेंस है वह कांग्रेस का जो है वह बना रहा, और किन कारणों से रहा? बिकॉज ऑफ लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, और इसके पास क्या था? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन था। अब देखो याद कैसे किया जाता है, याद करने के लिए आप 2 या 3 शब्द याद कर लो। जैसे कि आपको कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था, 4 वर्ड में आपको बताती हूँ। देखो ऐसे ही याद रहता है बच्चों। पहला ये हो गया कि इसके पास नेशनल मूवमेंट की लेगेसी थी, इनहेरिटेड, है ना। पहले वर्ड विरासत को याद कर लो, इनहेरिटेड। अब आप विरासत शब्द से इनहेरिटेड जो वर्ड है इससे आपको याद रह जाएगा कि ये फ्रीडम मूवमेंट की विरासत की बात हो रही। सेकंड वर्ड इज कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। सेकंड वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन, तो याद करने की ये तकनीक हो गई, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड आप लिख लीजिए JL नेहरू, या फिर लिख लीजिए लीडर, लीडर ऐसे थे। और 4 आप लिख लीजिए हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था इसने बूस्ट किया। बस हो गया याद, है ना। और आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। तो कम्युनिस्ट की बात हो गई, 356 आर्टिकल की बात हो गई, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन आगे हम इसमें देखेंगे। नेचर में हमने देखा कि नेचर क्या था कि डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में 1 पार्टी डोमिनेंस था। अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं था, लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया। एडवांटेज था फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक का, बाकी वही हैं जो हम पढ़ चुके। सामाजिक और वैचारिक गठबंधन ऐसे था कि सभी पार्टी, सभी आइडियोलॉजी पहले इसमें साथ में थे। जैसे सोशलिस्ट पहले साथ में थे, 48 वाला वो, 34 में विद इन कांग्रेस जो है उसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। पहले एक प्रेशर ग्रुप के लिए, लेकिन इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें सारे ग्रुप्स, सारे वर्ग जो है वह आ गए। पहले केवल हो सकता है कैपिटलिस्ट हो, बाद में पुअर जो वर्ग है वह भी इसमें आ गया, डिसएडवांटेज वर्ग भी आ गया, ट्राइबल वर्ग भी आ गया, SC/ST वर्ग भी आ गया, वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी आ गया। तो बेसिकली एक सोशल कोलिशन बन गया, लाइक अ रेनबो, लाइक सोशल कोलिशन लाइक अ रेनबो रिप्रेजेंट इंडिया डाइवर्सिटी एंड टॉप ऑफ द कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड लैंग्वेज। आइडियोलॉजिकल कोलिशन की हमने बात करी, वैचारिक गठबंधन था, चाहे एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, मॉडरेट की बात करें, ठीक है, कंजर्वेटिव की बात करें, सभी इसमें शामिल थे। और लास्ट हमने ऑपोजिशन की बात की, तो ऑपोजिशन का बेनिफिट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर को स्टैब्लिश करना, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स मिला, प्रिवेंट अ सिस्टम फ्रॉम द एंटी डेमोक्रेटिक। 50 के डिकेट्स की हम बात करें, अर्ली ईयर्स में बेसिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। तो आज का जो आप एक गंदा स्वरूप देखते हो वो दैट टाइम नहीं था, ठीक है। तो एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी व्यवस्था जो है वह है सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, सोशलिस्ट और स्वतंत्र पार्टी की हमने बात की। ये था बच्चों आपका आज का क्लास। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेट नहीं है, तो जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, या फिर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पहले इंप्रूवमेंट वर्ड आएगा, उसके बाद परफेक्ट वर्ड आएगा, है ना। तो कोशिश करते रहिए कि आप जो है वह अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, बिकॉज ऑफ यूपीएससी इज अ मैराथन। सो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप चीज़ों को सीखते जाते हैं, उतना ही आप खुद को एक एवरेज से एक्सीलेंस जो स्टूडेंट है उसकी यात्रा तय करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।